पैरा 110 में अन्वेषण अधिकारी का विवेक एवं संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी। डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। पुलिस रेगुलेशन का जो पैरा 110 है वो ये कहता है कि जब अन्वेषणकर्ता को इस बात के लिए प्राधिकृत कर दिया जाता है कि वो संदिग्ध व्यक्तियों को, क्योंकि पहले सीआरपीसी था तो अब बीएनएस आपका करना होगा, कि उपबंधों के अनुसार गिरफ्तारी ले। कार्रवाई अन्वेषण अधिकारी के विवेक की बात है। वो संदिग्ध व्यक्ति पर दृष्टि रख सकता है, परंतु वो संदिग्ध व्यक्ति को किसी स्थान पर आवागमन से रोक नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जहां पैरा 110 का प्रयोग किया गया है वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करने की पूरी आजादी। ठीक, लेकिन अगर उसको लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, अधिकार, राइट है उसको विवेक का इस्तेमाल करना है, करे या ना करे, तो वो संदिग्ध व्यक्ति पर दृष्टि तो रख सकता, लेकिन उसके आने जाने में रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, और ना ही उसे गवाह के रूप में प्रस्तुत होने के लिए विवश करेगा। तो ये दो बातें हैं। अरेस्ट करिए आप शौक से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका विवेक कह रहा है तो करिए आप, अगर हम संदिग्ध हैं तो। लेकिन आप हमें टार्चर करके हमें गवाह नहीं बना सकते, या हमें आप आने जाने से कहीं रोक नहीं सकते। ठीक है, और ये अरेस्ट संबंधी जो प्रोविजन है, विदाउट वारंट अरेस्ट, बीएनएसएस की किस धारा में है, किस धारा में? सब मार खाओगे, अब सच बता रहे हैं, बहुत नालायक हो, कब पढ़ के आ रहा हूं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार, बीएनएसएस में पूछा तुझसे यार, किसी बता रहा। 34 नहीं पड़ेगा? 34, 35, 35 पक्का? ये 34 है, 35 में गया है। ठीक, उसमें जितनी बातें हैं वो यहाँ पे वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है, फिर कन्फेशन के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है और एक जुडिशियल कन्फेशन होता है। तो अगर पुलिस वाले के सामने वो कन्फेशन करता है तो कौन सा होगा, कौन सा होगा पहले ये बताओ, फिर एक्सेप्ट होना, एक्सेप्ट ना होना, एडमिसेबल होना ना होना वो एक अलग का मैटर। लेकिन ये बताओ कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कैसा होगा, जुडिशियल होगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। ठीक है, फिर पैरा 111, अन्वेषण अधिकारी का तलाशी लेने का अधिकार। पैरा 111 बीएनएसएस में भी है ना, किसी सेक्शन में तलाशी लेने का अधिकार। हाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यहां पे ध्यान रखना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। तो यहाँ पे बस एक बात ये है कि वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको कहीं पे भी जाने आने का राइट है, किसी भी जगह पे वो तलाशी ले सकता, दिन हो या रात, है ना, ले सकता। लेकिन एक एक्ट के अंतर्गत उसको सिर्फ दिन में तलाशी लेने का अधिकार है। वो एक्ट कौन सा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एक्स आर्म्स एक्ट है, ओपीएम एक्ट है, नहीं अफीम अधिनियम है, आयुध अधिनियम है, और एक एक्साइज यानी कस्टम, सॉरी आबकारी अधिनियम है, और एक सॉल्ट एक्ट है, यानी कि सॉल्ट एक्ट मतलब नमक अधिनियम, है ना। ये चार, ये चार अधिनियम में से किस अधिनियम में
उसे सिर्फ दिन में तलाशी लेने का अधिकार होगा, रात में नहीं किया जा सकता। सॉल्ट सॉल्ट एक्ट में। हम्म। हाँ, अभी उल्टा पढ़िए उसको, धारा 19 ओपीएम एक्ट की। डे और नाइट है ना, डे और नाइट। हाँ, इसमें सिर्फ सॉल्ट एक्ट में सिर्फ दिन में ही ली जाएगी, ठीक है। सर्च अंडर सॉल्ट एक्ट एंड सेक्शन 14 ऑफ ओपीएम हम्म। में इंग्लिश में दिन और रात दोनों। हाँ, यही बात है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ओपीएम में दिन और रात में हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर एक सेक्शन में जाएंगे तो फिर वहां पे रात में नहीं होगी, सिर्फ दिन में होगी। लेकिन सॉल्ट में ऐसा नहीं है, उसमें दिन में ही होगी, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? पुलिस एक्ट क्या है? चलिए आगे आइए। फिर इसमें ये होता है कि किसी भी अधिकारी किसी भी अभियुक्त को अ, तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, और उससे सिंपली जो भी चीजें हैं वो ले ली जानी चाहिए, ठीक है। फिर ये तलाशी जब लेने जाएंगे तो इसकी पूरी प्रोसीडिंग आपको बीएनएसएस में, बंद कमरे की तलाशी यानी किसी घर की तलाशी लेना है तो कैसे होगी, उसके नियम पढ़ा होगा कि बताना पड़ेगा। शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी अपना समझ लेंगे। हाँ, कि देखिए यहाँ पे दो तीन बातें हैं। कि गए, किसी नॉक किया, दरवाजा नहीं खुल रहा, तो हमारे पास दरवाजा तोड़ के घुसने का भी राइट है। महिलाएं हैं तो उनको साइड करने का भी राइट है। पर्सनल यूज का रूम है तो भी उसको सेपरेट करके घुसने का राइट है, ठीक है। फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मोहल्ले के दो तीन लोगों को बुला लिया जाता है, जो सम्मानित लोग। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि सम्मानित लोग कौन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहल्ले के सम्मानित लोग कौन होते हैं, सांसद, विधायक, प्रधान, सभासद, हाँ, हर आदमी सम्मानित होता है, ठीक है। मोहल्ले का हर आदमी सम्मानित होता है, ठीक। तो सम्मानित का मतलब ये होता है। और फिर वो जो प्रक्रिया पूरी बीएनएसएस की अपनी होगी। फिर अगर शिनाख्त परेड कराने की आवश्यकता है तो जो तो शिनाख्त परेड के माध्यम से, शिनाख्त परेड कल पढ़ा था ना आप लोगों ने, क्या होता है, सच्चाई जानने का अवसर मिलता है ना। तो शिनाख्त परेड हमने करवा दिया, अगर अभियुक्त व्यक्ति अपराध में शामिल हुआ था या पता लगा था तो पता चल जाएगा कि यही व्यक्ति है या नहीं है। तो ये इसमें ये कहा गया था कि शिनाख्त परेड का जो उद्देश्य है वो सच्चाई का पता लगाना है। ये रज्जू बनाम स्टेट ऑफ एमपी के केस में कहा गया था, रज्जू बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2009, ठीक। पैरा 112।
इसमें दो बातें पैरा 112 में, कि जिसको आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है या जिसके पास आप गए हैं, उसे फालतू में परेशान मत करिए, तंग मत करिए, और डिटेन में नहीं रखना है उसको, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर समन के माध्यम से बुलाया गया है, तो जब आप पहुंचते हो तो उससे कहते हो कि भैया आप, हम आ गए हैं, आप दर्ज करिए रजिस्टर पे। यानी अभिलेख पे उस अभियुक्त को पहुंचने का जो समय है वो अभिलेख पे दर्ज करना चाहिए। जो समन मतलब बुलाया गया तो आप जाओगे, तो आपको वो टाइम वहां पे मेंशन करना है। और टाइम मेंशन करने के लिए अन्वेषण अधिकारी उसको एक फॉर्म नंबर 7 देता है, 7, जिसमें औपचारिकता है कि हाँ मैं फला व्यक्ति फला जैसे आया, इतने बजे पहुंच गया, इतने बजे मेरी मुलाकात, समथिंग टाइम में जो भी उसमें औपचारिकता होगी वो करें। ठीक है। फिर 114 पैरा 114 में उसका जो नक्शा होगा, किसका, अपराध संबंधी जो नक्शा होगा वो मेंटेन करेगा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर should draw a map to help the court understand the case in the following cases। ठीक है। मर्डर, रॉबरी, कौन कौन मामलों में, ये पैरा, ये इसको प्री के लिए सेट कर लो ये सवाल। पैरा 114, पैरा 111, ये दोनों प्री के लिए सेट कर लो। अपराध संबंधी नक्शा अन्वेषण अधिकारी द्वारा किन मामलों में ड्रॉ किया जाना जरूरी है? तो मर्डर पहला ऑप्शन, दूसरा रॉबरी है, तीसरा सिग्निफिकेंट ब्रीच एंड अदर मैटर्स। हाँ लिख लो इसको, किन मामलों में, अगर है वहां बैरक में तो अंडरलाइन कर लो, अगर नहीं है नहीं है। मर्डर हत्या, डकैती, सेंधमारी, अन्य मामले, अन्य मामले। तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया कि अगर मान लो आपको नक्शा बनाने में दिक्कत हो रही है, आप नए नए हो, आपको घटनास्थल पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो आप लेखपाल को लेके जाइए। ठीक है, पटवारी को। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू ड्रा द मैप as accurately as possible. He is unable to do so, he should seek the assistance of a patwari. Once the map is ready, it should be signed at the appropriate place। ठीक है, तैयार होने के बाद उस पर साइन। अब वो एप्रोप्रिएट क्यों होता पता है? जैसे मान लो पटवारी होगा तो वो बताएगा कि ये घटना किस रेंज में हुई है, यानी किस सर्किल में हुई है। तो हो सकता है कि वो उसकी खतौनी भी निकाल के दे दे कि ये फला खाता संख्या फला के जमीन पे हुई है, तो वो उस व्यक्ति का नाम भी दे, तो एक्यूरेसी आ जाएगी फिर उससे। अभी तो ये है कि फला व्यक्ति के घर से 10 मीटर की दूरी पर, तो अब 10 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में लिख दिया उसने, दक्षिण दिशा में जो भी दिशा होगी पूर्व दिशा में लिख दी, तो बाद में उसको संशोधन करना भी आसान हो जाता है। नक्शा चेंज करके दक्षिण दिशा दिखा दिया, अब साबित करने में उत्तर दिशा जा रहा है एफआईआर में, नक्शे में दक्षिण दिशा जा रहा है, मिसमैच हो गया, संदिग्ध हो गया मामला। और जब संदिग्ध हो जाता है तो अपराधी क्या होता है, छूट जाता है। ठीक है, अपराधी छूट जाता है। तो इसलिए एक्यूरेसी के लिए जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पैरा 115। इसमें देखो एक काम करना कि जो जो अभी मार्क करवाए जाएंगे इनको ऑब्जेक्टिव बनाना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, सुमेलित करना है। कैसे सुमेलित करना है, जैसे सेक्शन किए थे, ऊट पटांग, ठीक, ऊट पटांग, ठीक, मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित किया जाना। अकॉर्डिंग टू पैरा 115,
of the police regulation, the police officer investigation a case must recorded a dying declaration if a person who has been seriously injured and is liable to make it before teaching the hospital. When recording such a declaration, the declarant and the witness must sign it in the presence of two respectable witness. ऐसा पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो गंभीर रूप से घायल हुआ है और अस्पताल पहुंचने से पूर्व मृत्युकालिक कथन दे सकता है, तो उसे लेखबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की अधिघोषणा को अभिलिखित किए जाते समय दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में घोषणाकर्ता और साक्षियों का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए अथवा इस निमित्त अंगूठे का निशान लेना चाहिए। नहीं, इस पैरा में बल ये दिया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन या ऐसे व्यक्ति का कथन जरूर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, जो सीरियसली इंजर्ड है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है ना, तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेगा। जैसे क्वीन बनाम अब्दुल्ला वाले में क्या गला कटा था, लेकिन इशारों में उन्हें अपनी बात बता दी, तो एक डायरेक्शन मिल गया ना। जो फालतू इधर उधर घूमती पुलिस टहलती तो डायरेक्शन मिल गया। अब डैंग डिक्लेरेशन बीएसए की किस धारा में आया? 26 का क्लास 1। होता क्या है इसमें डैंग डिक्लेरेशन, क्या बातें होती हैं, कौन सी बातें होती हैं? और क्या होता है? कॉज ऑफ डेथ ही नहीं होता है। नहीं, कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ कॉज ऑफ डेथ नहीं, कॉज ऑफ डेथ के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सरकमस्टांसेस थे, उनको भी वहां पे लिखा जाना है। ठीक है। सास ने बहू को मारा, तो क्या बहू इतना ही बोलेगे डैंग डिक्लेरेशन में कि सास ने मेरा गला दबा दिया, मैं मर गई या इस हालत में पहुंच गई, ये किसने किया? बोले सास ने किया। तो सास तो ऑब्सेवरेंस क्यों किया है, रीजन तो बताएगी नहीं। परिस्थितियां क्या थी? सुबह का समय था, काम करने जा रही थी, सास ने बाथरूम में बंद किया, मिट्टी का तेल डाला, आग लगा दिया, मूर्छित अवस्था में बाहर निकली, शोर मचा, पुलिस पहुंची, डैंग डिक्लेरेशन लिखा हो उसका, कैसे हुआ बताएगी ना, कि मिट्टी के तेल डाला, कैसे कैसे जली, तो सवाल होगा, बताएगी। भाई वो अच्छी होगी, सीधी सादी होगी, तो कहेगी साहब स्टोव जला रहे थे, लग गई आग, है ना। तो कहते मिट्टी का तेल तो आजकल स्टोव तो जलता ही नहीं है, तो कहीं गैस से लग गई थी। तो वो उसके बारे में बताएगी और बता दी कि साहब बहुत गड़बड़ था, पूरा घर मिलके जला रहा था मुझको। अब पूरे घर में जो जो होंगे, वो चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, सब फंसे। ठीक है। तो दो बात होती है, अगर मान लो बहू ने अपने उससे लगाई मर्जी से, तो उसके अगर बाथरूम में ही वो जल के मर गई, और बाथरूम अगर अंदर से बंद है, तो क्या शो हो रहा है कि सास ने लगाया आग, खुद लगाया। होशियार थी जलने, क्योंकि वो ऐसे हालत में क्या होता है, लोग जलते वक्त भागते हैं, छटपटाते हैं, तो खोल के भागेगी, खोल के भागेगी, ज्यादा हो गई होगी तो गिर पड़ेगी। तो वहां पे भी दो तीन कंडीशन होती है। मुंह के बल अगर गिरी है
तो सास का रोल कम नजर आ रहा, तुम्हारी करनी, क्योंकि अगर सास लगाएगी तो वो दरवाजा बाहर से दबा के रखेगी, अंदर ही जल जाओ। तमाम सरकमस्टांसेस होते हैं, देखा जाता है, चारपाई पे मारी गई कि बेड पे मारी, सब बहुत सी चीजें होती है, पता चल जाता है किसी ने खुद किया है या किसी ने किया। लेकिन अब वहां तो प्रिजम्पशन क्या है, कुछ भी हो, बहू अगर विद इन 7 ईयर मायके में ससुराल में जल गई है, तो कितना भी अच्छे सुरक्षित जली हो, ब्लेम आना है ससुराल। तो मृत्युकालिक कथन में ये होता, तो अब जब वो मृत्युकालिक कथन में मरती नहीं है तो तब क्या होता है? 157 नया वाला, 153, अच्छा प्लस होगा 160, ठीक, कोरोबरेट किया जाएगा आगे के इवेंट्स में, आगे के मैटर में। तो अपनी मृत्यु के बारे में जो दिए गए स्टेटमेंट है, वो विचाराधीन हत्या, बलात्संग और एक्शनेबल रॉन्ग, अनुयोज्य दोष जो होता है उसके बारे में सुसंगत तथ्य होते हैं। अब इसका मैक्सिम हमें जरा सुनाओ। नेमो मोर्टिरस है कुछ ऐसा, प्रोजिमेंटर मैन, मंत्री है, क्या कहता है इसका मैक्सिम, क्या है सेक्शन 26 सब क्लास 1 का, है याद किसी को ऑनलाइन में? नेमो, बोलो, नहीं याद? तुमको भी नहीं याद है? बोले थे लिखा एक जमाना पहले दिए थे, हाँ? बाप, मार खाओगे आज इसीलिए, आज तो मोरिट मोरिट, अच्छा हाँ वो है, मैन, PIRI, तो उसको अगर ना याद है तो मंत्री पढ़ लो, मंत्री, ठीक है। मंत्री, a man will not meet his maker with a lie in his mouth। वो व्यक्ति अपने झूठे मुंह से अपने निर्माता से नहीं मिलना चाहता, ठीक है। नहीं, कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलना चाहता, ठीक है, या नहीं मिले। क्या है मैक्सिम? मिस्टर अखिल दीप, आज से 15 दिन पहले, मेरे समझ से 18 दिन पहले, सारी मैगजीन लिखा दी गई थी, सेक्शन बता दिए गए थे, केस लॉ लिखा दिए गए थे, लेकिन जो करना है वो नहीं कर रहे हो। बात ये नहीं है कि ये सर प्री में आएगा तो लगा देंगे, प्री में तो लगा ही दोगे, कि मेंस में जब लिखोगे तो अगर ये मैगजीन डाल दोगे तो सबसे अलग हो जाओगे, ठीक है। नेमो मोरिटस प्रेजुमेंटर मेंटोरी, है ना, थोड़ा टफ होता है लेकिन याद हो जाता है, मजा बहुत आती है, लगता है इसी को बोलो हिंदी ना बोलो ना इंग्लिश बोलो। कीन बनाम अब्दुल्ला का केस बता ही दिया था, ठीक है।
इशारों से दिया गया जो साक्ष्य होता है वो क्या होता है? मौखिक होता है, लिखित होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या होता है? हाँ, ओरल एविडेंस होता है, ठीक है। चलिए आइए पैरा 117। हाँ, छोड़ दो उसको, जो जरूरी है लो ना, बाकी छोड़ दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। बस बस उसी के जस्ट गेट के बगल में देखिए ITMS कॉलेज का बोर्ड लगा होगा। बस उसी में छोटा सा गेट है, उसी में ऊपर गाड़ी खड़ी है I-20 गेट पे। हाँ, उसी के बगल में छोटा सा गेट है, उसी में ऊपर आ जाइए, ठीक है। हाँ, छोटे से गेट से ऊपर आ जाइए। 117 पढ़ लो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अपने से पढ़ लो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है 117 में। इसमें एक बात कही गई थी, वो बात ये थी कि जब कभी आइडेंटिफिकेशन परेड का मामला क्वेश्चन हो, यानी कि उस पे प्रश्न चिन्ह लगा हो, तो क्या उसको साक्ष्य के रूप में लिया जाना चाहिए? तो ये कहा गया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड साक्ष्य का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, साक्ष्य का भाग नहीं है, फिर भी इसे संपोषक साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। मुनियप्पन एंड ब्रदर्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 के केस में कहा गया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट पार्ट ऑफ एविडेंस, बट this is a corroborative evidence, says that C Muniappan बनाम स्टेट ऑफ, ठीक, ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। पैरा 118, पैरा 119, पैरा 118 भी नहीं है कुछ, पैरा 119। ये एक्चुअली में इसके पार्ट जो है ना पैरा के, ये जो वहां पे हम लोग कन्फेशन वगैरह, ये 119 जो है, 119 कन्फेशन के बारे में, ठीक है। कन्फेशन और एडमिशन दो बातें होती है ना। 164 का बयान अब 183 का हो गया ना। तो एक पैरा 119 में क्या होगा? 119 कन्फेशन एंड इट्स इफेक्ट डाल के इसको छोड़ दो। अब संस्कृतियां कैसे कराई जाती है तो पता ही है ना आपको, संस्कृतियां भी BNS में पढ़ोगे ना। तो यहाँ पे रचना मतलब कि आधा में BNS हो जाए तो कोई पता नहीं, यहाँ पे सिर्फ पैरा पढ़ना है आपको, ठीक है, किसमें क्या है, कन्फेशन क्या है, एडमिशन क्या है, ये सब आप अभी उसमें, हाँ अभी आएगा ना एविडेंस में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। रिमांड क्या होती है? रिमांड, पुलिस रिमांड, अरेस्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमांड एंड अरेस्ट? कस्टडी एंड अरेस्ट, और व्हाट इज रिमांड? रिमांड सिर्फ पुलिस रिमांड होती है कि जुडिशियल रिमांड भी होता है? जुडिशियल रिमांड कहाँ पे होती है? जुडिशियल रिमांड कितने दिन बाद होती है? 3 डेज तक भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, जेसी भी हो सकता है। 90 डेज में अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई है तो वो जेसी ही होगा।
बेल का ग्राउंड होता है 90 दिन के बाद। तो 121 पैरा, पुलिस कस्टडी के अभिरक्षा के 119 में इसका प्रोविजन है। ये रिमांड है, रिमांड प्रोसीडिंग है, रिमांड की प्रोसीडिंग है। रिमांड देता कौन है, किसके आवेदन पे, एसपी और उपखंड के किसी भार साधक अधिकारी के माध्यम से, यानी एसएचओ भी दे सकता है। हाँ, अरेस्ट और कस्टडी में, ठीक। तो इसमें 24 घंटे की बात है। 24 घंटे में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने की संभावना नहीं है तब हम रिमांड लेंगे। रिमांड आपका राइट नहीं है, रिमांड न्यायालय का विवेक है। परिस्थितियों के आधार पे आपको लाख जरूरत हो, मजिस्ट्रेट चारा नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो क्योंकि उसमें रिमांड मांगने में भी अगर कोई बहुत ज्यादा तथ्यात्मक बातें नहीं निकालनी है तो पुलिस वाले एंटी पार्टी से पैसा ले लेते हैं, मतलब, और कूटने कुटवाने के लिए भी रिमांड मांगी जाती है, ठीक है। तो ले लो साले को मत बताते। तो 24 घंटे में मजा नहीं आई है ना, तो 24 घंटे में जब मजा नहीं आई है तो आप रिमांड में जब रहोगे तो मजा आएगी फिर, है ना। ले जाके कूट काट के कुछ नहीं मिला साहब, लिखा के रिपोर्ट रिपोर्ट मेडिकल करा के भेज दिए जाओ। तो रिमांड इसीलिए जल्दी से रिमांड मजिस्ट्रेट होने के बाद मत देना, ठीक है। जल्दी से बहुत समझ सोच के देना, बहुत गलत करते पुलिस वाले। तो इसको सीआरपीसी में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा, ठीक है। 60 दिन, 15 दिन, 90 दिन के प्रोविजन क्या है, तो देखेंगे 15 दिन तक पुलिस कस्टडी ले सकती, रिमांड ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं रख सकती पुलिस। अब वो 15 दिन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। एग्जीक्यूटिव देगा तो 8 दिन देगा, 8 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 7 डेज, याद रखना, सप्ताह 7 दिन, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो 7 डेज, और जुडिशियल देगा तो वो 15 दिन। तो क्या 22 दिन का हो जाएगा, क्या 22 दिन का हो जाएगा। फिर इन टोटल 15 डेज। कभी कभी होता है कि अभी पुलिस वालों ने माना साहब 2 दिन की दे दीजिए, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है 2 दिन की दे दिया, फिर मुंह उठाए चले गए 2 दिन बाद, साहब 3 दिन और दे दीजिए, फिर उसने 3 दिन दे दिया, फिर मुंह उठाए चले गए, साहब 5 दिन और दे दीजिए, फिर उसने दे दिया। करते करते मतलब कुल एक्यूरेट 15 दिन तक ही हो सकती है, उसके ऊपर नहीं देगा, ठीक है। बात समझ गया ना। अगर मान लो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, रिमांड, उसकी रिमांड लेके कहाँ रखेंगे, है रिमांड हाउस, है ना, ठीक। चलिए ये कहानी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें पैरा में क्योंकि ज्यादातर प्रोविजन जो है वो बीएनएसएस और एविडेंस के ही है, तो अभी इधर 1-2 चैप्टर और होगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर स्पेशल इसी का काम आ जाएगा, तो फिर उसमें नहीं रहेगा। तो इधर ये अरेस्ट है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी अरेस्ट वाले में भी आएगा और पोस्टमार्टम वाले में भी थोड़ा थोड़ा आएगा, उसके बाद फिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है,
inquest, postmortem, examination and treatment of wounded. पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों का उपचार। पैरा 129 से पैरा 146 देखिएगा। थोड़ा देर रुकने के बाद भी ठहर जाता है जैसा ना। एक सवाल आता है कभी कभी एविडेंस एक्ट के तहत, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, है ना? तो पंचनामा क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स? पंचनामा और शव परीक्षण और हाँ, घायल व्यक्तियों का ना। मिस्टर यतिन मिश्रा जी, इससे तो आप यूज टू हो। 112 किए थे। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? हम्म, तो उसको पंचनामा भी बोलते हैं क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड। पैरा 129 से 146 सिनॉप्सिस बना लो आज इसकी। पैरा 146 सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। चलिए इधर बनवा देते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा सिनॉप्सिस में, पुलिस रेगुलेशन के उपबंध, प्रोविजन ऑन यूपी पुलिस रेगुलेशन, प्रोविजन ऑन यूपी पुलिस रेगुलेशन, पुलिस रेगुलेशन के उपबंध। आकस्मिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना एवं त्वरित कार्रवाई
information of sudden or unnatural death and immediate action. नेक्स्ट, अन्वेषण हेतु कौन सशक्त है? अन्वेषण हेतु कौन सशक्त है? Who is empowered to investigation? Who is empowered to investigation? दूसरा, अन्वेषण एवं प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। अन्वेषण, इन्वेस्टिगेट, हो गया। अन्वेषण एवं प्रक्रिया, द प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर, हो गया। मृत शरीर एवं घायलों का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज आर इंजर्ड पर्सन। मृत शरीर एवं घायलों का परीक्षण। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सस्पेक्टेड केसेस ऑफ पॉइजनिंग, विष दिया जाने संबंधी संदेहास्पद मामले, 136 सब क्लास 1 पैरा। विष दिया जाने संबंधी संदेहास्पद परीक्षण, सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग। दूसरा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट करते जाना उसी में, रासायनिक परीक्षण, केमिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, फांसी लगाने अथवा गला घोटने के मामले, केसेस ऑफ हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, फांसी लगाने अथवा गला घोटने के मामले, केसेस ऑफ हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन। नेक्स्ट, जब शरीर को तालाब या कूप में पाया जाए, द बॉडी इज फाउंडेड इन द पॉन्ड और वेल। जब शरीर को तालाब या कूप में पाया जाए, द बॉडी इज फाउंड इन अ पॉन्ड और वेल, हो गया। नेक्स्ट, हत्या कर दिए जाने या हत्या कर दिए गए व्यक्ति का शव, हत्या कर दिए गए व्यक्ति का शव पाए जाने संबंधी मामले, केस इन्वॉल्विंग डिस्कवरी ऑफ द बॉडी, केस इन्वॉल्विंग डिस्कवरी ऑफ द बॉडी ऑफ मर्डरर पर्सन। ठीक। नेक्स्ट, प्रकल्पित हत्या, शव और अवशेषों को गाड़ दिया जाना, प्रकल्पित हत्या, शव और अवशेषों को गाड़ दिए जाने या अग्नि संस्कार के मामले, अग्नि संस्कार के मामले। प्रकल्पित हत्या, शव और अवशेषों को गाड़ दिए जाने या अग्नि संस्कार के मामले, केस इन्वॉल्विंग डिस्कवर ऑफ द बॉडी ऑफ मर्डर पर्सन, हो गया था ना ये तो हो गया था ना। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग प्रिज्यूम मर्डर,
involving presumed murder, burial or cremation, murder, burial or cremation of the body and remains, कपड़ों, धब्बों आदि के बारे में, रिगार्डिंग क्लॉथिंग, स्टेन एटसेट्रा, कपड़ों, धब्बों आदि के बारे में, मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर। कभी आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ जो शव होते हैं जिनको दफन कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद उनको निकाला जाता है। कुछ ऐसे मसले होते हैं कि कुछ दिनों बाद वो डेड बॉडी निकाला जाता है। तो जो डेड बॉडी निकाली जाती है तो वो किसके परमिशन से निकाली जाती है? कौन परमिट करता है? डीएम करता है उसको, ठीक है, डीएम के ऑर्डर से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज पहले हमको ये बताओ, पहली चीज कि जो पनिशमेंट थे इसमें सबके हो गए हैं? मिस्टर यतिन मिश्रा जी हो गए? कितने सेक्शन है जिनमें पनिशमेंट की व्यवस्था? पहले सेक्शन बताइए आप। एक जिससे पूछ रहा पहले भी बताएगा। सिर्फ 6 सेक्शन है जिनमें पनिशमेंट है। वेरी सिंपल है, तो बहुत आसान है। क्या मिस्टर अकरम नो सर मतलब क्या है? हाँ? क्या कहना चाह रहे हो? छह सेक्शन है। पहला सेक्शन कौन सा है जिसमें पनिशमेंट है? 7। कितना पनिशमेंट है? धर्म प्रकाश खड़े हो जाओ। इकरा फातिमा कौन है भाई? बताइए क्या क्या पनिशमेंट है सेक्शन 7 में? एक महीने के वेतन से हाथ धो लेना, फिर और ड्रिल, और कितने दिन का? 15 दिन का है, 1 मंथ नहीं है। और इंक्रीमेंट वगैरह उसकी डिक्री कर दी जाएगी ना, जो अगर कुछ, हाँ, बढ़ जाओ। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? शिवानी 19। क्या क्या है इसमें? 50 रुपया का किस लिए होता है? 50 रुपया और भी है, आप लोग शायद पढ़े नहीं हो। क्या है? क्या 19 है क्या? हाँ, शिवानी क्या है 19 में? जब वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं करता है तो उसमें कितना पनिशमेंट है? किस सेक्शन में? कितना है उसमें? 200 और 6 मंथ। और नेक्स्ट यतिन मिश्रा जी कौन सा है? 29 में क्या है? उसमें क्या मामला है? अच्छा, मिस्टर सचिन, और कौन सा सेक्शन है? अभी 4 ही सेक्शन हुए, 2 बाकी है। क्या पनिशमेंट है नेक्स्ट सेक्शन में? सौम्या
हम्म हम्म मिस्टर अखिल, लास्ट सेक्शन 6 है ना? आठ है। क्रम से याद हो गए सुचेता? क्रम से क्यों नहीं याद है? पहला सेक्शन 7 में है, दूसरा 19 में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी कि 40 के ऊपर नहीं है। 1 से 10 के बीच में एक, 11 से 20 के बीच में एक, 21 से 30 के बीच में दो, कितना हो गया? 2 और 2 4, 31 से 30 के बीच में 4। अब आसान हो गया, अब आसानी से याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। सेक्शन 7, 18, 29, 28, 28, 28, 28, 29 लगातार है। पनिशमेंट की बात हो, रिकवरी नहीं होगी इसमें, रिकवरी पनिशमेंट नहीं होती, तो आप ही का पैसा आपको आ रहा है ना। ठीक है, ऑनलाइन वालों आपको भी कल आपका नंबर है, ठीक है, कल बृहस्पतिवार है, कल आप लोगों का नंबर है। सेक्शन याद हुए? सेक्शन 42 में क्या है? 42 में 42, 44 में क्या है विनीत? 44 मुझसे पूछ रहे हैं ना? अभी 15 समोसे को पेनल्टी लग जाएगी अभी। जिससे नहीं पूछा जाएगा वो नहीं बताएगा, नहीं जितने लोग हैं सबको समोसा खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए शांत रहा करो, ठीक है? मिस्टर साहब, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक? आज कुछ पढ़े हम लोग? क्या क्या पढ़े आप बता दो, कुछ भी बोलो, क्या क्या पढ़े हो आज? सब्जेक्ट का नाम बताओ। सुबह सुबह क्या आगे कहाँ से दर्शन हुआ था? बीएसए पढ़े थे। बीएसए में क्या पढ़े थे? कौन सा सेक्शन पढ़े थे? और बस एक ही सेक्शन पढ़े थे? 14, 12, 12 पढ़े थे और बाकी नहीं पढ़े? मिस्टर, है नहीं पढ़े? पढ़े हो? क्या पढ़ी हो तुम आज? है? हाँ, सेक्शन 12। पहले दिमाग में ये रखो कि 1 2 3 4 5 6 रट डालो। क्या कर रही हो? अभी किसी की बुराई करना हो तो कहानी सुबह से अगर शाम तक कोई किसी की बुराई करे और दूसरे पल वो पूछे पूछे तो पूरी कहानी गढ़ के बता दोगी। और सेक्शन 1 से 14 नहीं याद हो रहा? 114 ही तो है सेक्शन, क्यों नहीं याद हो रहा? कोई बहुत बड़ी बात है? लाइन हम बोल रहे, लाइन याद करना है आपको, तो फटाफट जबान से निकलना चाहिए ना। अंदर आए ना आए, भाड़ में जाए। बाहर की दीवार बढ़िया होती रहनी चाहिए, अंदर है चल जाएगा। पर्दा, एक स्टोरी है ना किसकी, मुंशी प्रेमचंद की है ना, कौन सी कहानी है? पर्दा, पर्दा ही है ना? क्या? नहीं, कफन नहीं है, पर्दा है शायद। तो पर्दा बढ़िया रहना चाहिए, अंदर क्या है इससे मतलब नहीं है। पर्दा इसलिए डाला भी जाता है कि अंदर की चीजें ना दिखे, है ना? तो थोड़ा से आज बैठ के 14 सेक्शन, जब तक सर नहीं आते, 14 सेक्शन की लाइन याद करके एक एक करके आते जाना, जिसको जिसको याद हो फ्लुएंटली फटाफट फटाफट सुनाएगा 1 से 14 तक, ठीक? क्योंकि बीएसए का, हाँ, या ऐसे आप लोग नहीं मानोगे। आप लोग भी याद करो, कल आप लोगों को सुनेंगे, ठीक है? कल आप लोगों को लैपटॉप पे ज्वाइन करवाएंगे।